शुरुआत यहां से कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विवाद का कारण है कश्मीर। ये तो हम बचपन से इतिहास की किताबों में पढ़ते आए हैं और ये इतिहास भी बहस का विषय है कि आज की कश्मीर की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है। आरोप पंडित नेहरू पर लगते हैं, जिन पर राजनीति भी होती है, किताबें भी लिखी जाती हैं और इस पर फिल्में भी खूब बनती हैं। लेकिन जब 78 साल के बाद उसी कश्मीर में निर्दोष मारे जाते हैं, उसी कश्मीर में हुए एक वाकये के बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने 4 दिन का युद्ध लड़ते हैं, तो ये सवाल फिर से खड़े हो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा ना होता तो क्या होता। हम पाकिस्तान की तो बात नहीं करते, लेकिन क्या भारत की स्थिति कुछ और होती? ये सवाल तो हम उठा ही सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या होती। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, वो तो भारत का हिस्सा होता ही, लेकिन पूरा का पूरा कश्मीर हमारे पास होता तो क्या होता, तो भारत की क्या तस्वीर होती। क्योंकि आज भारत के कश्मीर का ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और आज इसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। पीएम ने इस कश्मीर को लेकर बड़ा सवाल उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उसी वक्त सारे मुजाहिदीनों की मौत के घाट उतार दिया गया होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। पीओके भारत के पास होता और प्रधानमंत्री इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों का हवाला देते हैं। मोदी ने दावा किया है कि सरदार पटेल चाहते थे कि जब तक पीओके पर पूरा कब्जा नहीं हो जाता तब तक हमें युद्ध विराम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसका ऐतिहासिक तथ्य क्या है? सरदार पटेल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर क्या सोचते थे? नेहरू ने क्या किया और इतिहास इसे लेकर क्या कहता है? आज हम विस्तार से आपके सामने इस ऐतिहासिक तथ्यों को संपूर्ण विश्लेषण के साथ रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा विश्लेषण शुरू होगा। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सरदार पटेल की इच्छा थी कि जब तक पीओके वापस नहीं आ जाता तब तक लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन यह समझने के लिए आपको थोड़ा सा कश्मीर का बैकग्राउंड जानना होगा कि कश्मीर का यह विवाद शुरू कैसे हुआ। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपने राज्य का विलय टाला हुआ था। देखिए, ये वो वक्त था जब हम आजादी की तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन जो तमाम रियासतें थी जिसमें चुनौतियां बहुत सारी थी, कश्मीर से लेकर जूनागढ़, हैदराबाद, इन सब ने अभी भारत के साथ विलय को स्वीकारा नहीं था। उन्हीं में से एक रियासत ये कश्मीर। अब राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बने, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह संभव नहीं था। हरि सिंह को यह तो समझ में आ गया था कि वो कश्मीर को आजाद नहीं रख पाएंगे, लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह जाएं, यानी भारत में शामिल हों या पाकिस्तान की तरफ जाएं। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर कब्जे की साजिशें शुरू हो गई थी और फिर
कश्मीर पर कब्जे की साजिशें अगर शुरू हो गई थी तो चैलेंज, चुनौती, खतरा बिल्कुल महाराजा हरि सिंह के दरवाजे पर, मुहाने पर खड़ा था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। इन्हें पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ था। वो पश्तून थे जिनके साथ महाराजा कश्मीर के मुस्लिम सैनिकों ने भी हाथ मिला लिया था। अब सोचिए, महाराजा हरि सिंह बुरी तरह से फंस गए थे। इनके साथ पाकिस्तान की सेना मौजूद थी। कबायली मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए थे, श्रीनगर से 164 किलोमीटर दूर, यानी अब श्रीनगर पर कब्जा भी बस कुछ ही वक्त की बात थी। इसी के बाद 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से अपील की कि हमें बचा लो। बदले में भारत ने महाराजा के सामने विलय पत्र पर दस्तखत करने की शर्त रखी। फिर 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय फौज हवाई रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना हो गई। 27 अक्टूबर की सुबह सिख रेजिमेंट की पहली टुकड़ी श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। जैसे ही भारतीय सेना ने कश्मीर में कदम रखा, कबायली हमलावरों के कदम पीछे हटने शुरू हो गए। कश्मीर में भयंकर जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी, जो आरोप लगता है उसके मुताबिक, उन्होंने एक गलती की। भारत को इस गलती का खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। नेहरू कश्मीर के मसले को 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र के पास लेकर चले गए। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर के मसले पर भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौलना शुरू कर दिया। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया और फिर 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर लागू हुआ। उस समय तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पुंछ और उत्तर में करगिल और द्रास से कबायलियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था, लेकिन इसके आगे का हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में था, और वही है POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन ऑथर जॉन ज़ुब्रजेस्की की किताब है डिथ्रोन्ड में लिखा है कि कश्मीर को लेकर नेहरू खामोश थे। महाराजा हरि सिंह कश्मीर पर मदद मांग रहे थे, लेकिन नेहरू अड़े थे कि पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। हरि सिंह इसे टाल रहे थे। महाराजा, एक बार जब ऐसी ही बात कश्मीर को लेकर हो रही थी तो वहां पर उस वक्त के कर्नल सैम मैनेक्शॉ भी मौजूद थे और उनके सामने कश्मीर में सेना भेजने को लेकर क्या बात हुई थी, आज हमने इतिहास का ये तथ्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया है, जो आपको देखना चाहिए। क्या सिचुएशन है मानिक जी? सर, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो श्रीनगर हाथ से चला जाएगा। यूएन का क्या, अंतरराष्ट्रीय ओपिनियन क्या है? जवाहर, तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं? बिल्कुल मैं चाहता हूं। सैम, आपको आपके ऑर्डर मिल गए। बस तब से लेकर अब तक यही स्थिति बनी हुई है। जहां पाकिस्तान तब था वो वहीं पर आज भी है। उसका कब्जाया हुआ हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर कहलाता है। लेकिन सरदार पटेल क्या चाहते थे? सबसे पहले हम आपको सरदार पटेल का कश्मीर को लेकर दिया हुआ एक बयान सुनाते हैं।
ये आज के कोलकाता और उस वक्त के कलकत्ता में जनवरी 1948 में दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाषण है, जिसमें सरदार पटेल ने साफ तौर पर कहा था कि कश्मीर की थोड़ी सी भी जमीन भारत छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जब कश्मीर में भारतीय सेना और पाकिस्तानी आतंकियों और फौजियों में लड़ाई चल रही थी, ये उसी दौरान का बयान है। गौर से सुनिए कश्मीर को लेकर सरदार पटेल के क्या विचार थे। यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत। हम लड़ाई करके कश्मीर को ले तो फिर लोकमत की जगह कहाँ रही। तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आकर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहां हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोकमत का रहा। फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे और क्या करेंगे, दूसरी तरह से नहीं हो सकता है। तो नहीं, लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। राजमोहन गांधी की किताब पटेल अलाइव के पेज नंबर 518 पर लिखा है, कश्मीर के ऊपर भारत के कई कदमों से पटेल नाखुश थे और इसमें कश्मीर में जनमत संग्रह करने का फैसला भी शामिल था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जाना, सीज फायर करना, जिससे कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था, लेकिन उन्होंने कश्मीर को लेकर अपनी तरफ से कोई हल नहीं दिया। यहां तक कि अगस्त 1950 में जयप्रकाश से उन्होंने कहा था कि कश्मीर कभी हल नहीं हो सकता। कश्मीर को लेकर सरदार पटेल के विचार एकदम साफ थे। उस वक्त 3 रियासतों में सबसे ज्यादा विवाद था, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। जूनागढ़ और हैदराबाद तो पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे। पटेल ये हरगिज नहीं चाहते थे कि भारत में ही मौजूद कोई भी रियासत पाकिस्तान की हो जाए। इसलिए वो चाहते थे कि जूनागढ़ और हैदराबाद पर पाकिस्तान अपना हक ना जताए और इसके लिए यह भी कहा जाता है कि सरदार पटेल कश्मीर को उसी शुरुआती दौर में पाकिस्तान को देने के हक में थे। लेकिन यह बिल्कुल शुरुआत की बात है। जब कश्मीर को लेकर संघर्ष हुआ और फिर युद्ध हुआ तो सरदार पटेल के विचार एकदम साफ थे कि कश्मीर की 1 इंच जमीन भी हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि अगर सरदार पटेल की सुनी जाती तो आज कश्मीर का मुद्दा ही नहीं होता, पीओके ही नहीं होता, पूरा का पूरा कश्मीर भारत का ही रहता। आपको बताते हैं, पाकिस्तान का नया फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भारत से हारने के बाद 4 मुस्लिम देशों के दौरे पर गया है और अपने साथ लेकर गया है किसे? प्रधानमंत्री का किरदार निभाने के लिए पीएम शहबाज शरीफ। जी हां, आज इस खबर को इस नजरिए से देखिए कि शहबाज शरीफ पीएम पाकिस्तान नहीं 4 देशों के दौरे पर निकले हैं, बल्कि निकला है आसिम मुनीर, उनका नया नवेला फील्ड मार्शल। शहबाज शरीफ तो बस साथ में लेकर जा रहा है। वो वैसे तो आमतौर पर विदेशी दौरों पर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं और वो अपने साथ अपनी कैबिनेट के लोगों को लेकर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ केस थोड़ा अलग है। वहां ऐसा लगता है कि विदेशी दौरे पर जनरल आसिम मुनीर गया है और वो अपने साथ शहबाज शरीफ को ले गया है, ये कहकर कि तुम भी जरा प्रधानमंत्री बनने की एक्टिंग कर लेना, बाकी तो असली हेड मैं ही हूं। पाकिस्तान के बारे में तो दुनिया जानती है कि वहां असली हेड आर्मी चीफ होता है, वो जो चाहता है वही होता है। अब तो आर्मी चीफ ने खुद को फील्ड मार्शल भी बनवा लिया है। इसीलिए तो उसने सबसे पहले तय किया कि जिन भी देशों में पाकिस्तान को भारत के साथ हुए इस युद्ध में मदद मिली, सबसे पहले उन मुस्लिम देशों का दौरा किया जाए। अब हम आपको एक करके आसिम मुनीर के इस विदेशी दौरे के वीडियो दिखाएंगे, जिसमें वो अपने साथ शहबाज शरीफ को लेकर गया था। बहुत ध्यान से बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। ये लोग हार को भी कितने सलीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं, मतलब कमाल है। ये आपको देखना चाहिए। हार और हार के बाद लोग अपना चेहरा छिपाते हैं, लेकिन यहां पर तो मुनीर के अंदाज ही अलग है। सबसे पहले आप तुर्की की ये तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान को तुर्की ने खूब मदद की थी, ड्रोन भी दिए थे, दूसरे हथियार भी दिए थे, खुलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ड्रोन ऑपरेटर सब दिए थे। इसीलिए सबसे पहले आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को लेकर तुर्की पहुंचा। अब दुनिया को दिखाने के लिए फ्रंट पर शहबाज शरीफ को रखा गया, क्योंकि वो कहने के लिए पीएम है, लेकिन असली सत्ता तो मुनीर के पास है। देखिए, जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को शहबाज शरीफ अपने नेताओं से मिला रहा था, तो सबसे पहले कौन? आसिम मुनीर से मिलवाया गया।
इसके बाद जब दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए बैठे तब भी शहबाज शरीफ के बिल्कुल बगल में आसिम मुनीर बैठा हुआ था। वैसे किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के विदेशी दौरे पर आपको ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी कि आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल वो भी साथ जा रहा हो और ऐसी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में बैठा हुआ हो पीएम के साथ। लेकिन पाकिस्तान तो कहने के लिए लोकतांत्रिक है, वहां असल में राज तो फौज का ही है, मुनीर का है। इसके बाद शहबाज और मुनीर पहुंचे ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान ने खुलकर तो समर्थन नहीं किया था, लेकिन बीच बचाव की बातें की थी। इसीलिए मुस्लिम बिरादर होने के नाते शुक्रिया अदा करने के लिए मुनीर और शहबाज शरीफ पहुंचे तेहरान। यहां भी वही सीन था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से जब शहबाज शरीफ ने अपने डेलीगेशन को मिलाया, सबसे पहले आसिम मुनीर से ही मिलवाया। ये लीजिए, हमारा हराने वाला फील्ड मार्शल, मतलब बेशर्मी की तमाम लकीरें पार कर चुके हैं। डेप्यूटी पीएम इशाक डार और सूचना मंत्री अताउल्लाह ताराड़ का नंबर इसके बाद आता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का दौरा नहीं था, बल्कि ये दौरा आसिम मुनीर का था, जिसमें वो शहबाज शरीफ को पीएम का रोल निभाने के लिए अपने साथ लेकर गया था। यही नहीं, जब शहबाज शरीफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी से मिलने के लिए पहुंचे तब भी आसिम मुनीर साथ में था। इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है कि खुमैनी से मिलने के वक्त भी अगर आसिम मुनीर से मिलवाया जाता है तो इसकी वजह क्या है। ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा कौन करता है कि अपने आर्मी चीफ को दुनिया भर में लेकर घूमता है, अपने डेप्यूटी पीएम से भी पहले उससे मिलवाता है। वैसे शहबाज शरीफ की ये तस्वीर भी आज पूरी दुनिया में बहुत वायरल हो रही है, आपको दिखाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने की तस्वीर खुद शहबाज शरीफ ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की है। इसमें दिख रहा है कि सबने जूते पहने हुए हैं सिवाय शहबाज शरीफ। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर ने जूते पहने हुए हैं, ईरान के राष्ट्रपति ने जूते पहने हुए, पाकिस्तान के बाकी नेताओं, आसिम मुनीर ने भी अपने लेकिन शहबाज शरीफ जूते उतार कर गए हैं। तो क्या शहबाज शरीफ ईरान के सुप्रीम लीडर के स्थान को कोई पवित्र जगह समझते हैं जो वो बिना जूतों के गए, या फिर सम्मान देने का ये तरीका है उनका, या फिर कमतरी का एहसास इतना ज्यादा है कि वहां घुसने से पहले जूते भी उतार दिए। वैसे पाकिस्तान खुद ही ये दावा कर रहा है कि वो जीता है, खुद ही दुनिया भर में जाकर बता रहा है कि भारत ने कितना पीटा है, खुद ही भारत से मिली हार के सबूत दिखा रहा है। इसीलिए तो मोदी ने भी आज ये कह दिया कि अब की बार तो वार ऐसा हुआ है कि ना तो यहाँ से कोई सबूत मांग रहा है और ना ही हमें किसी को दिखाने पड़ रहे हैं, सबूत खुद पाकिस्तान दिखा रहा है। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। पाकिस्तानी असल में करते ही ऐसा काम है। अब हम अगली खबर का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो जबरदस्त तरीके से उनकी पूरी की पूरी जिसको कहते हैं गर्मी उतार दी है, लेकिन पाकिस्तानी असल में करते ही ऐसा काम है कि पूरी दुनिया में उनकी भद पिटे। अब पता नहीं वो जानबूझकर ऐसा करते हैं या फिर उनके पास स्किल ही नहीं है। पाकिस्तान ने भारत से हारने के बाद भी अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया। इस उपलक्ष्य में शहबाज शरीफ की तरफ से एक पार्टी दी गई जिसमें पाकिस्तान की फौज और सियासत के बड़े बड़े लोग शामिल थे। अब इसमें एक ऐसा कांड हो गया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक कटी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से नए नए बनाए गए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को एक गिफ्ट दिया गया। ये एक फोटो थी जिस पर ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस लिखा था। भारत के खिलाफ हाल के युद्ध को पाकिस्तान ने यही नाम दिया है, यानी पाकिस्तान के पीएम ने अपने फील्ड मार्शल को भारत के खिलाफ हुए इस ऑपरेशन की एक
तस्वीर गिफ्ट की। लेकिन पाकिस्तान के जीत के दावों की तरह यह तस्वीर फर्जी थी। जिस तस्वीर को पाकिस्तानी अपने ऑपरेशन की तस्वीर बता रहे हैं, जिस तस्वीर को पीएम शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने आसिम मुनीर को दिया, वो असल में चीनी मिलिट्री की 2019 की एक मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीर थी। यानी ये जो अपनी तस्वीर भी देते हैं वो चाइनीज माल, झूठ भी बोलते हैं वो भी चाइनीज झूठ। ये तो आलम है। ध्यान से देखिए, ये वही तस्वीर है जो 2019 की चीनी मिलिट्री की एक्सरसाइज की है। बाकायदा अखबारों में इसके आर्टिकल्स छपे हैं। अब ये जानबूझकर करते हैं या फिर इतना ही है? वैसे अब दोनों तस्वीरों को एक साथ भी आप देखिए, एक तरफ 2019 की चीनी फौज की एक्सरसाइज की तस्वीर और दूसरी तरफ पाकिस्तान का झूठा दावा। पाकिस्तान इस तस्वीर को अपनी बता रहा है, हकीकत हमने आपको बता दी। पाकिस्तान तो हर बात में ऐसी ही फर्जी दावे करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उनके आर्मी चीफ को यह फर्जी तस्वीर भेंट कर रहा था, तब क्या उनकी मिलिट्री के किसी अधिकारी ने भी ये नहीं बताया कि ये तोपें जो इतनी आग उगल रही हैं, ये हमारी नहीं है, हमारी तोपों में इतनी आग नहीं होती। तो इनके ड्रोन भी चाइनीज, इनके ना काम करने वाले रेडार सिस्टम्स भी चाइनीज, इनकी तस्वीर भी चाइनीज, इनके तोहफे भी चाइनीज और इनके झूठ भी चाइनीज। वैसे पाकिस्तान की इस फर्जी तस्वीर को देखने के बाद हमें आज से 54 साल पुरानी ये असली तस्वीर भी याद आ रही है, जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान से ढाका में सरेंडर करवाया था। ये भारत की ऐतिहासिक जीत की ऐतिहासिक तस्वीर है, जिसमें भारत के उस वक्त के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का हारा हुआ जनरल A.K. नियाजी, जो भारत के सामने सरेंडर पेपर पर दस्तखत कर रहा है। इसी के बाद पाकिस्तानी सेना का सरेंडर हुआ था और इसी सरेंडर के बाद भारतीय सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया था। तो ये है असली और ये है नकली। असली फील्ड मार्शल एक तरफ, दूसरी तरफ नकली फील्ड मार्शल, और दोनों का साफ साफ फर्क। वैसे तो पाकिस्तान के इस फर्जीवाड़े के मजे पूरी दुनिया ले रही है, लेकिन विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए गए सांसदों में से एक, खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को खासा ट्रोल कर दिया है। विदेश से ही ओवैसी ने पाकिस्तानी नेताओं और फौजी जनरलों को जोकर कह दिया। असद ओवैसी का यह बयान आज पूरी दुनिया में हिट है। आप भी सुनिए। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there, your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. तो हथियार तो चाइनीज खरीदते ही हैं, लेकिन इसी के साथ जो तस्वीर भी रॉकेट लॉन्चर्स की, हथियारों की दिखाते हैं, वो तस्वीर भी चाइनीज। और वाकई असदुद्दीन ओवैसी ने बिना इधर उधर ज्यादा घूम घुमाव किए सीधा निशाने पर ही रॉकेट लॉन्चर अपना दाग दिया। वैसे भारत के सांसदों का जो दल विदेशों में गया हुआ है वो कमाल कर रहा है।
खास तौर पर विपक्ष के सांसद जो आमतौर पर सरकार के खिलाफ ही बोलते हुए दिखाई देते हैं, विपक्ष पर ये आरोप लगते हैं कि चाहे मुद्दा कुछ भी हो वो सरकार के साथ खड़ा नहीं होते, चाहे कितना भी बड़ा देश हित का मुद्दा हो वो सरकार के ही खिलाफ बात करते हैं। लेकिन जब बात देश की अखंडता की आती है तो फिर ये सांसद ऐसा करते नहीं दिखते। सरकार का हिस्सा है या नहीं है ये नहीं देखते। इसीलिए जब इन विदेशी दौरों के लिए सांसदों का चयन किया गया और उसमें विदेशी सांसदों को रखा गया, इसमें विपक्षी सांसदों को माफ कीजिएगा रखा गया, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी। चाहे वो कांग्रेस के शशि थरूर हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी हो, शिवसेना के उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसकी प्रियंका चतुर्वेदी हो। आपको भी जरा इन सांसदों के बयान सुनने चाहिए जिससे ये साफ दिखता है जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। I don't work for the government. As you know, I work for an opposition party. I belong from a political party who is in the opposition. There is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. While being a member of the opposition, I come to express my solidarity with the 1.4 billion people back home who were equally outraged, equally angered. The time had come to hit hard but hit smart. And I'm pleased to say that's exactly what India did. On the night of the 6th, 7th of May, it was 6th here, it was 7th for us, at 1:05 in the morning, a time chosen deliberately to avoid any risk of too many civilians wandering about or any collateral damage, very precise and calibrated strikes took place on 9 specific known terrorist bases, headquarters and launch pads. Any support to Pakistan is a support to terror organization. This is Pakistan, and I'm afraid for us, 2015 was the last opportunity for them to behave, to cooperate, to really show they were serious about ending terror as they claimed every time that they were. He will go with begging bowl across the globe, give me money for my people, for growth and development, and that money is being channelized to promote terrorism. We have learned to give you the reply in the language you understand. अगर धर्म वापस लाना है तो युद्ध भी करना होगा. Next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. This is it. You do this, you're going to get this back. हर भारतीय को गर्व हो रहा है जिस तरह से तमाम सांसद, पार्टी अलग लेकिन लक्ष्य एक। खबर का रुख करते हैं। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। इस खबर को सुनकर सभी भारतीय खुश होंगे और दुश्मनों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो जाएंगी। जल्दी ही भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाला है। भारत सरकार ने इसे बनाने की मंजूरी दे दी है और अगर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से होता रहा तो अगले युद्ध में पाकिस्तान का सबसे बुरा सपना भारतीय वायुसेना सच करके दिखाएगी। इस साल फरवरी में हुए एयर शो में डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अपने घातक हथियार को पेश किया था। ये उसी घातक हथियार की तस्वीर है। ये है AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इस वक्त दुनिया में केवल 3 देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसमें अमेरिका, चीन, रशिया है और अब इस रेस में भारत ने अपनी गति बढ़ा दी है। भारत की रक्षा जरूरतों और पाकिस्तान और चीन की साजिशों को देखते हुए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे बनाने की मंजूरी दे दी है। एरो शो में AMCA का जो मॉडल पेश किया गया था वो टेक्नोलॉजी को बताने के लिए बनाया गया था। अब इस फाइटर जेट का प्रोटोटाइप बनाने की तैयारी शुरू की जाएगी।
इस फाइटर जेट को जल्द से जल्द बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी इस प्रोग्राम से जोड़ा गया है। यानी भारत के डिफेंस सेक्टर की प्राइवेट कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ मिलकर भारत का ये ताकतवर फाइटर जेट जल्द तैयार करने वाली है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही बताया गया है, अगले 3 साल में यानी वर्ष 2028 से 29 तक 5th जनरेशन AMCA का प्रोटोटाइप बन जाएगा। बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन साल 2032-33 तक किया जाने लगेगा। फिर वर्ष 2034 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। देखा जाए तो अगले 9 वर्षों में भारत के पास अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें 9 वर्ष एक लंबा समय है, तो हमारे लिए चुनौती भी है। सरकार ने HAL, DRDO और ADA को जल्द से जल्द ये फाइटर जेट बनाने और वायुसेना को देने के निर्देश दिए हैं। ये भारतीय फाइटर जेट कई मायनों में खास होगा। ये 5th जनरेशन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बना होगा। स्टेल्थ एक ऐसी तकनीक है जिसमें दुश्मन देश के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट को देख ही नहीं पाते, डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, और इसीलिए स्टेल्थ कहा जाता है। स्टेल्थ टेक्निक 25 टन वजनी ये लड़ाकू विमान ट्विन इंजन वाला सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो अपने समकक्ष अन्य देशों के फाइटर जेट जितना ताकतवर है। यह लड़ाकू विमान 7000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम होगा। भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पिछले काफी समय से है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना को उनकी असली जगह दिखाई है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों, उनके एयरबेसेस पर बड़े हमले करके भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना को नाकाबिल और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम साबित किया। बस इसी बात से चीन और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ी हुई हैं और चीन ने अपने बेस्ट फाइटर जेट के जरिए पाकिस्तान को मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन पाकिस्तान को अपना एक शक्तिशाली 5th जनरेशन फाइटर जेट देने वाला है, जिसके आने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और भारत के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है। इसीलिए तैयारी जल्दी करनी है। चीन पाकिस्तान को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 देने वाला है। अब ऐसे में इसे वहां पर शेन्यांग भी कहा जाता है। ये एक चैलेंज होगा भारत के लिए। चीन के पास 2 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जिसमें एक है चेंगडू J-20 और दूसरा है शेन्यांग J-35। वर्ष 2029 तक चीन पाकिस्तान को 40 मतलब कुल 40 शेन्यांग J-35 दे देगा और इसकी पहली खेप इसी साल दिसंबर में मिलेगी और पहली खेप में 4 से 5 फाइटर जेट शामिल होगा। पाकिस्तान को J-35 देने के अलावा चीन ने तिब्बत सीमा पर भी भारत के खिलाफ J-20 फाइटर जेट लगाए हुए हैं। यानी पाकिस्तान और तिब्बत दोनों तरफ से चीन भारत की घेराबंदी करने में जुट गया है। पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट होना और भारतीय सीमा पर चीन की तरफ से J-20 को डिप्लॉय किया जाना खतरे वाली बात है। इसीलिए भारत स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को तो इसी साल फाइटर जेट मिल जाएंगे, तो भारत क्या करेगा? जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसका मैं बताना चाहता हूं कि कोई ग्लोबली एक्सेप्टेबल मापदंड या परिभाषा नहीं है। कोई भी हवाई जहाज जो 5th जनरेशन है, उसकी अगर छोटी सी कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो हम उसे 6th जनरेशन नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी काबिलियत जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए वो मैन अनमैन टीमिंग है। मतलब एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो एक तरह से फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसके द्वारा वो 2 या और हवाई जहाज़ों को कंट्रोल कर सकता है एरियल प्लेटफॉर्म्स। इसमें यूकैव्स हो सकते हैं, स्वान ड्रोन्स वगैरह हो सकते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स की क्षमता होती है और डेटा फ्यूजन होता है, जिसके कारण इसे बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी मिलती है और सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है, जिसके कारण जो है डिसीजन मेकिंग में उसे फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो है इसमें लॉन्ग रेंज स्मार्ट मिसाइल्स हो सकती हैं जो उसे क्षमता देती हैं। इंजन अच्छा हो सकता है और स्टेल्थ में और थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है और सेल्फ हीलिंग। किसी छोटी सी क्लिप को देख करके इन क्षमताओं के बारे में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। जो भी मैंने आपको बताया सारे अनुमान जो हैं हवाई जहाज के अंदर होंगे, ना कि बाहर की तरफ। काफ़ी सारे देश जो हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश में हैं। आपको पता है 2 या 3 कंसोर्शियम्स हैं जो बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सारे देश जो हैं
सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए कुछ समय दूर पे हैं, अभी नहीं है, नज़दीक नहीं है इसके। इस समय भारत के बेड़े में 5th जनरेशन का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है और हमने फ्रांस से जो रफाल लड़ाकू विमान खरीदे थे वो भी 4.5 जनरेशन के हैं, यानी तकनीक के मामले में 5th जनरेशन फाइटर जेट के मुकाबले पीछे हैं। 5th जनरेशन फाइटर जेट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी दुश्मन का रडार उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता, उसे देख नहीं पाता। स्टेल्थ फाइटर जेट दो वजहों से बहुत खास माने जाते हैं। पहला, ये दुश्मन देशों के रडार में बचने के लिए सक्षम है और दूसरा, इस तरह के विमान चोरी छिपे हमला करने में माहिर होते हैं। स्टेल्थ फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इनसे शोर बहुत कम होता है और इस वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम है और जो रडार है वो इन्हें पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। इस समय भारत के पास जो रफाल लड़ाकू विमान है इनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी के लड़ाकू विमान को विकसित कर पाए हैं। इनमें अमेरिका के पास F-35 है, रशिया के पास सुकोई जो सू है, Su-57 है और चीन के पास चेंगडू J-20 और J-35 है। 3 देश, चीन ने 2 किए हैं। Su-57 रशिया का है और F-35 है अमेरिका का और चीन का J-20, J-35। अब देखिए, ऐसे में भारत को अपने खुद का फाइटर जेट बनाने में अभी टाइम लगेगा, इसीलिए वो अमेरिका और रशिया से उनके 5th जनरेशन फाइटर जेट भी खरीद सकता है। लंबे समय से इसकी बात चल रही है, हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं। इस साल बेंगलुरु में हुए एयर शो में पहली बार अमेरिका और रशिया दोनों ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट भेजे थे। ये पहली बार था कि जब किसी मंच पर F-35 और Su-57 को एक साथ प्रदर्शित किया गया था। दोनों ही देश अपने फाइटर जेट भारत को बेचना चाहते हैं, इसके लिए दोनों ने ही अलग अलग ऑफर्स दिए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने अपनी नीति में बदलाव किया, बदलाव करके भारत को F-35 बेचने का ऑफर दिया है। अभी तक अमेरिका केवल नेटो देशों को ही F-35 देता था, उसने भारत के लिए एक एक्सेप्शन किया। उसने कहा, अपने रूल में बदलाव किए और कहा नेटो देशों से बाहर भी दे सकते हैं और फिर भारत को वो बेचना चाहता है। F-35 फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन को भी फाइटर जेट बेचने से पहले अमेरिकी सरकार की मंजूरी लेनी होती है। वो अपने दम से नहीं बेच सकता। कंपनी केवल उन्हीं देशों को F-35 बेच सकती है जिन्हें अमेरिकी सरकार कहती है। आप सोचिए कि अमेरिका ने पहली बार अपनी नीति में ही बदलाव कर दिया और बदलाव करके नेटो से अलग देश भारत को F-35 फाइटर जेट बेचने की मंजूरी दी है। ये बात हैरान करती है कि तुर्की भी नेटो का सदस्य है, बावजूद इसके उसे अमेरिका F-35 नहीं दे रहा, क्योंकि उसने रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीद लिया था। लेकिन भारत के पास S-400 भी है, बावजूद इसके अमेरिका हमें F-35 बेचना चाहता है। जहां तक बात रशिया की है तो वो भारत का पुराना दोस्त है और रक्षा खरीद के मामले में भारत ने हमेशा से रशिया पर ज्यादा भरोसा किया है। भारत सबसे ज्यादा हथियार रशिया से लेता है। हमने S-400 भी उसी से लिया और यही सुदर्शन चक्र हमारे लिए ऐसा काम कर गया। भारत की रक्षा खरीद में 36% हिस्सेदारी रशिया की है, 36%। इसके बाद 33% खरीदारी फ्रांस से है और 13% खरीदारी इजराइल से होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में भारत और रशिया की दोस्ती कितनी मजबूत है। भारत रशिया से उनका 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 भी खरीद सकता है। फिलहाल भारत के पास दोनों ऑप्शंस मौजूद है, दोनों विकल्प हैं। या तो हम F-35 ले लें अमेरिका से या फिर यहां पर Su-57। अब आप ये देखिए कि अमेरिका और रशिया के इन फाइटर जेट्स में क्या अंतर है। जहां तक F-35 की बात है तो इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसको बेस्ट बताया जाता है। F-35 की अधिकतम रफ्तार 1931 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचिए, लगभग 2000 के करीब। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर। ये फाइटर जेट छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग यानी हेलीकॉप्टर की तरह सीधा जमीन पर भी ये लैंड कर सकता है। ज्यादातर जो प्लेन्स हैं वो ऐसे लैंड करते हैं, लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है ये वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है। ये दुनिया का इकलौता 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिससे न्यूक्लियर मिसाइल्स भी दागी जा सकती है। वहीं आप रशिया के Su-57 की बात करें तो फाइटर जेट हवा और जमीन दोनों ठिकानों पर एक साथ हमला कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2136 किलोमीटर प्रति घंटा है।
जो F-35 से करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है और इसकी मारक क्षमता भी 1900 किलोमीटर है। Su-57 को एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है। एडवांस AI युद्ध के दौरान हथियारों के इस्तेमाल का चयन इसका AI सिस्टम अपने आप कर लेता है, यानी लड़ाई के समय दुश्मन के विमान या ठिकाने पर कब कौन सा हथियार चलाना है ये AI पहले ही बता देता है। जब ये भारत के ऊपर है कि वो किस फाइटर जेट पर दाव लगाता है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत F-35 और Su-57 दोनों खरीद ले। इसे भारतीय वायुसेना के पास युद्ध के मैदान विमानों के चयन के ज्यादा विकल्प आ जाएंगे। हालांकि अगर हम कीमत की बात करें तो वो भी बता देते हैं। एक F-35 की कीमत, अमेरिकी विमान की कीमत है 693 करोड़ रुपए से लेकर 867 करोड़ रुपए और ये दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है। जबकि रशिया के Su-57 की कीमत 303 करोड़ रुपए से लेकर 346 करोड़ रुपए है, जिसका मतलब यह है कि भारत एक F-35 की कीमत में रशिया से 2 Su-57 फाइटर जेट खरीद सकता है। इसीलिए अमेरिका और रशिया दोनों ही देश भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट बेचने की कोशिश में लग गए हैं। अब चीन ने पाकिस्तान को J-35 दे दिया है, इसीलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द भारत भी अपने बेड़े में स्टेल्थ फाइटर जेट ले ले। अगली खबर का रुख करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो उच्च पदों पर होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं उन्हें इतने ज्यादा गिफ्ट क्यों मिलते हैं? तो इसकी दो वजह होती है, गिफ्ट देने वाले का डर और दूसरा उसका फायदा। और आज ये दोनों की बातें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एकदम सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि उन पर दुनिया भर से गिफ्ट की बारिश हो रही है। कुछ लोग इस डर में गिफ्ट दे रहे हैं ताकि ट्रंप की नाराजगी मोल ना लेनी पड़े। भाई ट्रंप है, नाराज ना हो जाए। कुछ इस उम्मीद में गिफ्ट ले रहे हैं कि जिससे ट्रंप को खुश करके उनसे नजदीकी बढ़ाई जा सके, कुछ काम निकलवाया जा सके। और ट्रंप ये गिफ्ट ले लेकर लहालोट हुए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी कूटनीति धंधे पर केंद्रित कर दी है। कतर, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। हाल ही में कतर के शाही परिवार ने, आपने देखा ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप को एक बोइंग जंबो जेट गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत 3,300 करोड़ रुपए की है। और ट्रंप ने बिना संकोच ये जेट ले लिया। हालांकि इसकी डिलीवरी 2029 तक होगी, लेकिन समझिए कि इसकी बुकिंग हो चुकी है और जो उन्हें गिफ्ट नहीं दे रहा, डोनाल्ड ट्रंप उसका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, हमने दिखाया था ना आपको ब्लैक एंड व्हाइट में, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को श्वेत किसानों के नरसंहार की तस्वीरें और फोटो दिखाकर बेइज्जत किया, जबकि वास्तव में उस समय ट्रंप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ट्रंप ने जो तस्वीरें दिखाई थी वो दक्षिण अफ्रीका की नहीं, कांगो गणराज्य की थी। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने सिरिल रामाफोसा का अपमान किया। उन्हें कहना पड़ा कि उनके पास ट्रंप को देने के लिए महंगा विमान नहीं है। इस पर ट्रंप ने कहा, होता तो मैं ले लेता। यानी यहां भी ट्रंप का पूरा फोकस गिफ्ट पर था और उनके तरीके को देखकर लगता है कि वो गिफ्ट ले नहीं रहे बल्कि वसूल रहे हैं, या तो उपहार नहीं तो तकरार। अब यही वजह है कि दुनिया में कई दूसरे देश उन्हें, उनके परिवार को या उनकी संस्था को गिफ्ट दे रहे हैं। वियतनाम और इंडोनेशिया ने ट्रंप के खानदान को लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट गिफ्ट के तौर पर सौंप दिए हैं। वियतनाम ने 13,000 करोड़ रुपए का एक इंटरनेशनल गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट ट्रंप के परिवार को सौंप दिया। क्योंकि यह योजना ट्रंप के परिवार से जुड़ी है, इसीलिए इसे कानूनी प्रक्रिया के बिना ही मंजूरी दे दी गई। इससे पहले ट्रंप वियतनाम पर 46% टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके थे। इंडोनेशिया ने बाली और जावा में ट्रंप के परिवार को होटल और गोल्फ कोर्स, आप सोचिए कि गोल्फ कोर्स ही कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है, गोल्फ कोर्स जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑफर कर दिए हैं। तुर्की, अजरबैजान जैसे देश ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। इस्तांबुल में ट्रंप टावर्स, रेसिडेंशियल और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट्स ट्रंप के परिवार को ऑफर किए गए हैं, जबकि अजरबैजान में ट्रंप के इंटरनेशनल होटल के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पाकिस्तान में सूची में शामिल हो गया है अब, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रंप के परिवार का क्रिप्टो कारोबार शुरू हो चुका है। ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान की सरकार ने ट्रंप की साझेदारी वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 2000 मेगावाट बिजली आवंटित की है। इसके जरिए क्रिप्टो माइनिंग की जाएगी। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को वैध करने की बात कही थी। खबर है कि ट्रंप के इस क्रिप्टो बिजनेस को पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का बेटा संभालेगा। पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भी इसमें साझेदार हैं। ट्रंप के करीबी निवेशक और क्रिप्टो लॉबी पहले से ही अमेरिका में रेगुलेशन की सख्ती से नाराज है। ऐसे में वे ऐसे देशों की तलाश में लगातार थे जहां पर नियम ढीले हों, सत्ता से सीधा तालमेल हो सके,
लेन देन हो सके। और इस मामले में पाकिस्तान से अच्छा कोई देश नहीं जहां ट्रंप के परिवार का क्रिप्टो का धंधा फल फूल सके। यही वजह है कि कारोबारी ट्रंप भारत पाकिस्तान विवाद में बढ़ चढ़कर बोल रहे थे और पाकिस्तान को महान बता रहे हैं, क्योंकि ये शब्द उस कारोबारी के थे जो पाकिस्तान में अपनी दुकान का उद्घाटन करने वाला था। वो कैसे चाहेगा कि यहां बम और मिसाइल आकर गिरे। सत्ता में आने के बाद ट्रंप के परिवार की व्यावसायिक गतिविधियों में एकदम से तेजी आई है। चाचा विधायक हैं हमारे वाली लाइन अमेरिका में पापा प्रेसिडेंट हैं हमारे में बदल चुकी है। इसीलिए ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही उनके और उनके परिवार के वैध अवैध सभी तरह के धंधे दुनिया भर में दौड़ने लगे हैं और वो अपनी सत्ता का पूरा इस्तेमाल अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आपको ट्रंप के लेन देन, दुकानदारी और वसूली से जुड़ी कुछ और जानकारी लाए हैं, जिसे लेकर अमेरिका में पूछा जा रहा है कि क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है। ट्रंप से जुड़ी संस्था ने उनके शपथ समारोह के लिए अमीर लोगों से लगभग 2000 करोड़ रुपए जुटाए। अमेरिका में पूछा जा रहा है कि इतना पैसा डिनर और इवेंट पर खर्च नहीं हो सकता, इसलिए बचे हुए पैसे कहां गए। ट्रंप ने अपने शपथ से 3 दिन पहले डॉलर ट्रंप, डोनाल्ड की जगह डॉलर ट्रंप नाम से क्रिप्टो करेंसी शुरू की और अब इसे खरीदने वालों को बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। इसके टॉप बायर्स को ट्रंप अपने गोल्फ कोर्स पर डिनर देंगे और सबसे बड़े बायर्स को व्हाइट हाउस का टूर का मौका मिलेगा। ट्रंप ने अमेज़न को 330 करोड़ रुपए में उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप पर डॉक्यूमेंट्री के राइट्स बेच दिए हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने एक एनजीओ को 210 करोड़ रुपए दिए हैं जो भविष्य में राष्ट्रपति संग्रहालय बनाएगा। वास्तव में यह पैसा फेसबुक ने ट्रंप को सजा के तौर पर दिया है क्योंकि उसने 2020 में ट्रंप का फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया था। इसके अलावा अमेरिका के कई मीडिया संस्थान ट्रंप को सेटलमेंट के तौर पर करोड़ों रुपए दे चुके हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप खुद से जुड़ी खबर और इंटरव्यू के लिए इन पर मुकदमा कर चुके हैं। जबकि ये मुकदमे ऐसे हैं जिन्हें वो जीत सकते हैं, लेकिन ट्रंप से कोई सीधे टकराना नहीं चाहता, इसीलिए वो सेटलमेंट के तौर पर ट्रंप को पैसा देने के लिए राजी हो चुके हैं। यानी ट्रंप अपने पद का पूरा इस्तेमाल पैसा वसूलने में या अपने और अपने कुनबे के धंधे को बढ़ाने में लगा रहे हैं और अब उनके कूटनीतिक संबंध भी धंधे के आधार पर चल रहे हैं। यानी जहां उनकी दुकान जम रही है और जो उनके लिए पैसा दे रहा है वही उनका दोस्त है। अब ट्रंप का एक ही ध्येय वाक्य है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। ट्रंप अब ज्यादातर डील अपनी दुकानदारी के आधार पर कर रहे हैं, ना कि राष्ट्रपति के तौर पर। इसीलिए अब ट्रंप का कोई भी बयान आए तो यह देखना बेहद जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है या फिर यह व्यापारी ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप की छवि धीरे धीरे पूरी दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति के से ज्यादा अमेरिका के एक पूंजीपति की बनती जा रही है। पूरी दुनिया उनसे उसी अंदाज में डील कर रही है।